हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम फिर एक बार बीएनएस फर्स्ट यूनिट थर्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं। बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, अपराध कारित करने में मेंस रिया की क्या भूमिका है? क्या यह भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत लागू है? व्याख्या कीजिए। मेंस रिया अपराध का एक आवश्यक तत्व है। भारतीय न्याय संहिता में इस उक्ति के लागू होने का परीक्षण कीजिए। अथवा एक्टस नॉन फेटिस रियम निसी मेंस सिट रिया की उक्ति की व्याख्या कीजिए तथा समझाइए। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराधों के संबंध में इसकी प्रयोगिता का परीक्षण कीजिए। अथवा दुराशय एवं कार्य में सामंजस्य होने पर भी अपराध घटित होता है, इस सूत्र की विवेचना कीजिए तथा भारतीय न्याय संहिता में इसकी स्थिति को समझाइए। चलो आइए अब शुरू करते हैं। दुराशय अपराध का एक महत्वपूर्ण तत्व है। दुराशय के बारे में हम लोग क्वेश्चन सेकंड में पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो अब दोबारा मैं बता देता हूँ दुराशय क्या होता है। दुराशय ऐसी एक भावना होती है जिसमें इविल डिजायर होती है, जिसको बोलते हैं ना अपन, कि किसी को कुछ बुरा करने की इच्छा होती है, उसको बोलते हैं दुराशय। दुराशय यह वही तत्व है जो किसी कार्य को अपराध बनाता है। ठीक है जी। सामान्यतः कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं माना जाता जब तक कि दुराशय से प्रेरित होकर नहीं किया गया हो। मतलब उसकी जो इंटेंशन है, उसकी भावना, वो गलत भावना होनी चाहिए कोई अपराध कार्य करने की। दुराशय से अभिप्राय है द्वेषपूर्ण या आपराधिक आशय। द्वेषपूर्ण आपको समझ में आ गया होगा कि बदले की भावना या किसी के बुरा चाहना या किसी के बारे में बुरा सोचकर उसके प्रति कोई कार्य गठित करना, उसको बोलते हैं दुराशय। ठीक है। आंगल विधि के अंतर्गत इसे अपराध का एक आवश्यक तत्व माना गया है। आंगल विधि क्या है? जो अंग्रेजों की जो द्वारा बनाई गई विधि थी, जो अंग्रेजों का कानून था, उसके अंदर जो या फिर जो ब्रिटेन में जो लॉ है, वहाँ पे इसको एक आवश्यक तत्व माना गया है दुराशय को। ठीक है। वहाँ कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं माना जाता जब तक वह दुराशय से आशय न किया गया हो। मतलब कि इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन में, वहाँ तक कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं माना जाता जब तक उसमें दुराशय की भावना उत्पन्न नहीं हो या उसको कार्य करने में उसको दुराशय नहीं छिपा हुआ हो। आंगल दंड विधि शास्त्र की यह मान्यता है कि दोषी मस्तिष्क के अभाव में किसी प्रकार का अपराध कारित नहीं किया जा सकता। आगे बात समझ में। वो आंगल जो ब्रिटेन है, जो इंग्लैंड का जो लॉ है, वो ये सोचते हैं कि दोषी मस्तिष्क के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपराध कारित नहीं कर सकता। तो वहाँ पे अपराध कारित करने के लिए सबसे पहली भावना है, सबसे पहला तत्व कौन सा है? वहाँ पे दुराशय देखते हैं। वो सबसे पहले लोगों में दुराशय की भावना देखते हैं, इसका दुराशय क्या हो सकता है ये अपराध कारित करने के लिए। जैसे उदाहरण स्वरूप, कै झाड़ी के पीछे छिपे एक मनुष्य को जानवर समझकर गोली चलाता है और उसे मार देता है। ठीक है। यहाँ यद्यपि मनुष्य की मृत्यु कारित हो जाती है, ठीक है, मर जाता है एक आदमी, लेकिन कै को मानव हत्या का दोषी नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ऐसी मृत्यु कारित करने में कै का दुराशय नहीं रहा है। देखो, इसमें एक एग्जाम्पल समझाएगा। उसमें बताया गया है कि कै झाड़ी के पीछे छिपे एक मनुष्य को जानवर समझकर मार देता है। ठीक है। गोली चलाता है वो और गोली उसको लग जाती है। ठीक है। उस व्यक्ति की वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जो वहाँ का जो कानून है, वो कै को मानव हत्या का दोषी नहीं मानता है। क्योंकि जो कै है उसने गोली चलाई थी, तो उसने जानवर समझ के गोली चलाई थी, ना कि उसको पता था कि यहाँ पे कोई मनुष्य हो सकता है। तो कै का कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं था गोली चलाकर उसको मारने का, इसलिए कै को वहाँ पे दोषी नहीं माना गया। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। आंगल दंड विधि शास्त्र का उपयुक्त सिद्धांत जिस सूत्र पर आधारित है, वह सूत्र है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। अर्थात आशय के बिना केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता है। ठीक है। इंटेंशन, मैंने कहा था ना, इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। इंटेंशन होना चाहिए किसी भी कार्य करने के लिए। जब तक किसी का कोई इंटेंशन नहीं है कुछ कार्य करने के लिए, तब तक आप उसको अपराधी नहीं बना सकते, आप उसको अपराधी नहीं मान सकते। यह सूत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द कौन सा है? शारीरिक कृत्य, इसको बोलते हैं एक्टस रेनम।
रियम, ठीक है। दूसरा होता है दुरास्य, इसको बोलते हैं मेंस रिया। ओके, अब आते हैं इसमें आगे। शारीरिक कृत्य से अभिप्राय ऐसे कृत्य से है जो विधि द्वारा निषिद्ध है, ठीक है। जो विधि के द्वारा निषिद्ध मतलब जो विधि के द्वारा निषिद्ध है, मतलब उसको आप नहीं कर सकते, विधि के द्वारा उसको रोका गया है, तथा दुरास्य से अभिप्राय दोषपूर्ण बना देता है, ठीक है। जो दुरास्य से अभिप्राय है कि दोषपूर्ण कृत्य ही उसको अपराधकारी करता है। जैसे दोनों मिलकर किसी कार्य को अपराध बना देते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि केवल दुरास्य मात्र से अपराध का गठन नहीं होता है, दुरास्य से किसी कार्य किया जाना आवश्यक है। अब इसमें बताया गया है कि शारीरिक कृत्य से अभिप्राय ऐसे कृत्य से है जो विधि के द्वारा निषिद्ध हो तथा वह दुरास्य के द्वारा अभिप्रेत हो, दुरास्य उसमें घटित हो। इसमें यह भी बताया गया है दोनों मिलकर किसी कार्य को अपराध बना देते हैं, ठीक है। अगर अकेला दुरास्य है और उसमें शारीरिक कृत्य सम्मिलित नहीं है तो भी वह अपराध नहीं है, और शारीरिक कृत्य है लेकिन अगर उसमें दुरास्य नहीं है तो वो भी अपराध नहीं है। इन दोनों का समावेश होना अति आवश्यक है। शारीरिक कृत्य का भी होना जरूरी है, शारीरिक कृत्य के साथ साथ दुरास्य का होना जरूरी है, ठीक है। तभी वह कार्य अपराध माना जाएगा, तभी वह अपराध होगा, ठीक है। समय समय पर न्यायिक निर्णयों में इस बात की पुष्टि की गई है, जैसे कि फाउलर बनाम पेयर के मामले में लॉर्ड केनियम द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि कृत्य जो कार्य है, कृत्य मतलब कार्य, स्वयं किसी मनुष्य को अपराधी नहीं बनाता है जब तक उसका मन भी अपराधी न हो, ठीक है। जो वहाँ पे एक मामला था ब्रिटेन में फाउलर बनाम पेयर का, उसके न्यायाधीश थे लॉर्ड केनियम, ठीक है। उन्होंने कहा कि कृत्य जो कार्य है वह स्वयं किसी मनुष्य को अपराधी नहीं बनाता है जब तक कि उसका मन भी अपराधी नहीं हो, ठीक है। मन का अपराधी रहना जरूरी। यहाँ से मन का मतलब क्या है, यहाँ पे इंटेंशन को बोला गया है, आशय को बोला गया है, ठीक है। उसी प्रकार आर बनाम आल्डे, ठीक है, के मामले में भी यह कहा गया है कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है जब तक कि उसका मन भी दोषी न हो। आगे बात समझ में? अभी जो ऊपर अपने बात करी थी शारीरिक कृत्य प्लस दुरास्य की, उन्हीं के बारे में ये जो निर्णय आए हुए हैं उन निर्णय में बताया गया है कि गार बनाम आल्डे का जो निर्णय है उसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं होता है जब तक कि उसका मन भी दोषी ना हो। मन मतलब उसका इंटेंशन, उसका आशय, उसकी भीतरी आत्मा, ठीक है। ऐसा ही एक और मामला है आर बनाम लिवरेट का, जिसमें अभी निर्धारित किया गया है कि दुरास्य के बिना किसी कृत्य को अपराध नहीं माना जा सकता, ठीक है। वही बात आ गई ना ऊपर। इस मामले में घर की एक नौकरानी को चोर समझकर मार डाला गया था, ठीक है। न्यायालय ने इसे मानव हत्या का मामला नहीं माना है क्योंकि इसमें दुरास्य का भाव था, ठीक है। एक मामला था आर बनाम लिवरेट का, ठीक है। उसमें अभी निर्धारित किया गया है कि दुरास्य के बिना किसी कृत्य को अपराध नहीं माना गया, ठीक है। मतलब कि कोई भी कार्य करते हैं अपन, अगर उसमें अपना दुरास्य छिपा हुआ है तो वह कार्य अपराध माना जाएगा। इसी प्रकार एक मामला जिसमें एक घर की नौकरानी को चोर समझकर मार डाला गया था, ठीक है। तो इसमें न्यायालय ने उस व्यक्ति को मानव हत्या का मामला नहीं माना था क्योंकि उस व्यक्ति का कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं था उस नौकरानी को मारने का, या फिर कोई भी दुराशय नहीं था उसको मारने का। उसने उसको चोर समझकर मार डाला, इसका मतलब है कि उसकी कोई बुरी भावना नहीं थी उस नौकरानी को मारने की, इसलिए उसको मानव हत्या का दोषी नहीं माना गया था। इस प्रकार आंगल विधि का अब यह एक सुविस्थापित सिद्धांत बन गया है कि दुरास्य के बिना केवल कार्य से किसी अपराध का गठन नहीं होता है, अर्थात दुरास्य एवं कार्य मिलकर अपराध गठन करते हैं। बात आगे समझ में? इसका मतलब है कि आंगल विधि ने यह सिद्धांत स्थापित कर दिया है कि अकेले दुरास्य के द्वारा अपराध कारित नहीं हो सकता है, अकेले शारीरिक कृत्य के द्वारा अपराध कारित नहीं हो सकता है। मतलब किसी अपराध कारित होने के लिए दुरास्य और प्लस और शारीरिक कृत्य का होना आवश्यक है, ठीक है जी। अब आते हैं भारतीय न्याय संहिता में दुरास्य का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, वो तो ऊपर ने पढ़ा अपन ने आंगल विधि शास्त्र के अंदर दुरास्य की भावना। अब पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता में दुरास्य की भावना। भारतीय न्याय संहिता में दुरास्य की स्थिति आंगल विधि से कुछ भिन्न है, ठीक है। इसमें कुछ अलग है, क्या है और आगे बढ़ते हैं।
भारतीय न्याय संहिता में दुराश्रय के सिद्धांत का कठोरता से समावेश नहीं किया गया है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता है जो BNS है, इसके अंदर जो दुराश्रय है उसको है ना, उसका कठोरता से पालन नहीं किया गया है। ठीक है, क्यों नहीं किया गया है वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ प्रत्येक अपराध के लिए दुराश्रय का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, BNS के अंदर प्रत्येक कार्य का अपराध कार्य होने के लिए दुराश्रय का आवश्यक होना नहीं है। कई कृत्य ऐसे हैं जो दुराश्रय के बिना भी अपराध माने जाते हैं। कई कृत्य ऐसे हैं भारत में कि उनको दुराश्रय के बिना भी अपराध माना जाता है। वो कौन से हैं? भारत में ऐसे कृत्य अपराध माने गए हैं, भारत में ऐसे कृत्य को अपराध माना गया है जो विधि द्वारा निषिद्ध है, चाहे उसमें दुराश्रय रहा हो या नहीं रहा हो। ठीक है, भारत के अंदर जो दुराश्रय है उसका ज़्यादा कठोरता से पालन नहीं किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है लेकिन इतनी कठोरता से नहीं किया जाता है। भारत के अंदर जो भारत का जो कानून है, जो भारत की विधि है, उसमें जो भारत की विधि का उल्लंघन करता है उसको अपराध माना गया है, चाहे वह उल्लंघन करने में उसको दुराश्रय रहा हो या नहीं रहा हो। अगर उसने कानून ब्रेक किया है तो वह अपराधी है। ठीक है जी, ऐसा निरपेक्ष अर्थात कठोर दायित्व के सिद्धांत के कारण है। ठीक है, जो BNS होता है वह स्ट्रिक्ट लाइएबिलिटी पर काम करता है, या निरपेक्ष तथा कठोर दायित्व के सिद्धांत पे काम करता है BNS। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार ऐसे कार्य को अपराध मान लिया जाता है जो विधि विरुद्ध है, चाहे उसमें दुराश्रय का भाव ही क्यों न रहा हो। आगे बात समझ में, यहाँ पे जो कार्य विधि के विरुद्ध किया गया है वह अपराध है, चाहे उसमें दुराश्रय हो या न हो। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भारतीय न्याय संहिता में दुराश्रय का स्थान नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो भारतीय न्याय संहिता बिल्कुल दुराश्रय को नेगलेक्ट कर देती है, उसका बिल्कुल यूज़ नहीं करती है, वो उसका यूज़ करती है। कैसे करती है देखते हैं। इसमें शब्द दुराश्रय को अभिव्यक्त रूप से अंगीकृत नहीं कर परोक्ष रूप से समाहित किया गया है। ठीक है, इसमें जो दुराश्रय शब्द होता है उसका जो यूज है, जो उसका अंगीकृत है, उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, उसको डायरेक्ट नहीं करते हैं, उसको परोक्ष रूप से यूज़ करते हैं, उसको इनडायरेक्ट रूप से यूज़ करते हैं। जैसे प्रत्येक अपराध के साथ कुछ ऐसे शब्द जोड़ दिए गए हैं जो दुराश्रय के ही घोतक होते हैं। ठीक है, जो प्रत्येक अपराध होता है उसके साथ कुछ ऐसे शब्द अपन ने जोड़ दिए हैं, उस कानून में BNS में जोड़ दिए गए हैं जो दुराश्रय के ही घोतक हैं। घोतक मतलब क्या होता है? दुराश्रय एज ए सिमिलर दुराश्रय ही हैं, मानो वो सिमिलर दुराश्रय के ही पर्यायवाची शब्द हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे स्वेच्छापूर्वक, जैसे कोई कार्य स्वेच्छापूर्वक किया जाता है, ठीक है, वो दुराश्रय के पर्यायवाची माना जाता है। फिर एक आता है आशयपूर्वक, आशय अपन ने पढ़ लिया इंटेंशन में, कोई कि मैं किसी की भावना थी, उसको मारने की इंटेंशन था, उसको मान लिया दुराश्रय। कपटपूर्वक मतलब किसी को धोखा देना, किसी के साथ फ्रॉड करना, वो भी दुराश्रय की श्रेणी में आ गया। बेईमानी पूर्वक, ठीक है, डिसऑनेस्टी मतलब किसी के साथ बेईमानी करना, वो भी दुराश्रय के ही सिमिलर आ गया। भ्रष्ट रूप से, करप्टली भ्रष्टाचार करते हैं अपन, भ्रष्टाचार जो किया जाता है वो भी इसमें दुराश्रय के अंतर्गत आ गया। द्वेष भावना मतलब किसी के प्रति द्वेष की भावना, जलन की भावना, हीन की भावना, वो भी दुराश्रय के ही घोतक में आ गया। फिर आती है कि लंपटता। अब लंपटता क्या होती है? आप लोग को लंपटता क्या होती है? जैसे लंपटता वो चीज़ होती है जैसे कि जानबूझकर किसी कार्य को करना, ठीक है, जानबूझकर किसी कार्य को खुद की इच्छा से करना, उसमें कोई किसी के जो प्रोत्साहन नहीं होता, उसमें कोई किसी का उतावलापन नहीं होता, वो खुद की इच्छा से किया जाता है, उसको बोलते हैं लंपटता। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं अपन, जैसे कि एक बंदे ने जानबूझकर किसी गार्डन को नष्ट कर दिया, जानबूझकर, ठीक है, उसमें किसी ने उसको उकसाया भी नहीं है, उसका कोई इंटेंशन नहीं था, बस उसने जानबूझकर उस ध्यान को, उस गार्डन को नष्ट कर दिया, तो वह लंपटता की कैटेगरी में आ जाएगा, लंपटता दुराश्रय के घोतक में आ जाएगा। फिर एक आता है उतावलेपन। जैसे उतावलेपन, जैसे जल्दी से मतलब कोई आदमी जो ट्रैफिक पे खड़ा है, उसको जल्दीबाजी है, वो भग रहा है, भगते भगते कि उसने किसी को चोट मार दी, जैसे ट्रैफिक पे किसी गाड़ी को उड़ा दिया, तो उतावलेपन में आ गया, तो वो भी दुराश्रय की श्रेणी में आ गया। उपेक्षा, जैसे किसी को उपेक्षा करना, किसी को हीन भावना, किसी को मतलब किसी की इंसल्ट फील करवाना, ठीक है, किसी को उपेक्षा करना, मतलब उसको भी अपन दुराश्रय के घोतक में मान लिया गया है। ठीक है, एक हुंडा एक विधि शास्त्री थे। हुंडा के अनुसार शब्द द्वेष भाव का वही अर्थ है जो विद्वेष का है, और लंपटता का वही अर्थ है जो शब्द असावधानी से असावधानी का है। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, लंपटता असावधानी मतलब जानबूझ कर किसी का अहित करना, उसको असावधानी बोलते हैं।
ठीक है। और विद्वेष विद्वेष का है, तो द्वेष भाव का वही अर्थ है जो विद्वेष का है। द्वेष भाव समझ में आ गया, किसी के प्रति हीन की भावना, घृणा, किसी के प्रति घृणा, उसको बोलते हैं द्वेष भाव। लंपटता आ गया समझ, जो असावधानी से कोई कार्य किया जाता है, जैसे अपने गार्डन को तोड़ दिया जानबूझकर, उसको असावधानी बोला जाता है। शब्द उतावलापन एवं उपेक्षा भी दोषी मस्ती की ओर इंगित करते हैं। ठीक है जी, उतावलापन, शीघ्रता से, जैसे कि रसली कोई कार्य किया जाता है, और उपेक्षा या नेग्लिजेंस के साथ कोई कार्य किया जाता है, वो भी मानव मस्तिष्क की ओर इंगित करता है, जो दोषी मानव मस्तिष्क को इंगित करता है। इस प्रकार भारतीय न्याय संहिता में शब्द दुराशय, जिसको इंग्लिश में मेंसरिया बोलते हैं, को परोक्ष रूप से सम्मिलित किया गया है। विख्यात विधिवेता M.C. शीतलवाड़, इसका नाम लिख लीजिएगा, M.C. शीतलवाड़ ने अपनी कृति कॉमन लॉ इन इंडिया, ठीक है, कॉमन लॉ इन इंडिया किसकी थी? M.C. शीतलवाड़ की। ठीक है, मैं इस तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा है कि भारत में दोषी मन का सिद्धांत अपराधों की परिभाषाओं में सम्मिलित कर दिया गया है। ठीक है, जो M.C. शीतलवाड़ विख्यात विधिवेता शास्त्री थे शीतलवाड़, M.C. शीतलवाड़ ने अपनी कृति कॉमन लॉ इंडिया में इस तथ्य की पुष्टि कर दी है कि भारत में दोषी मन का सिद्धांत अपराधों की परिभाषा में सम्मिलित कर दिया गया है। ठीक है, अतः इसका अलग से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। ठीक है, जो आपके ऊपर दिखाया गया है ना, हास्यपूर्वक, कपटपूर्वक, बेईमानी पूर्वक, द्वेष भाव, लंपटता, उपेक्षा, ये सब क्या है? ये सब दुराश्य हैं। ये सब क्या है? ये दोषी मानव मस्तिष्क के गुण हैं, क्वालिटी हैं। तो ये सब इसमें सब में दुराश्य की भावना उत्पन्न हो चुकी है। तो दुराश्य को अलग से परिभाषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कहा है M.C. शीतलवाड़ विधिवेता ने। अब केस देखते हैं। R. हरिप्रसाद बनाम स्टेट के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दुराश्य को अपराध का एक आवश्यक तत्व माना गया है। ठीक है जी, अंग्रेज भी यही मानते हैं और अपने जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, ये भी यही मानती है। R. हरिप्रसाद बनाम स्टेट के मामले में, स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम शेरा राम के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि दुराश्य एवं कृत्य अपराध के आवश्यक तत्व हैं। ठीक है जी, दुराश्य क्या हो गया? इंटेंशन, बुरा इंटेंशन हो गया। ठीक है, और कृत्य क्या हो गया? जो कार्य, जो अपन करते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसको बोलते हैं कृत्य के आवश्यक तत्व हो गए। ठीक है जी, अब आता है इसी प्रकार स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम मेयर हंस जॉर्ज के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि जब तक किसी विधि, संविधि या अधिनियमिति में दुराश्य को अपराध का एक आवश्यक तत्व मानने से इनकार नहीं कर दिया जाता, तब तक किसी अभियुक्त को किसी अपराध के लिए दोषी माना जा सकता है, यदि उसका मन भी दोषी न रहा हो। ठीक है जी, इसमें क्या बोला गया है कि जब तक किसी विधि, संविधि, अधिनियमिति में दुराश्य को अपराध का एक आवश्यक तत्व मानने से इनकार नहीं कर दिया जाता, मतलब दुराश्य का अपराध का तत्व मानने से इनकार नहीं कर दिया, तब तक किसी अभियुक्त को किसी अपराध के दोषी माना जा सकता है, यदि उसका मन भी दोषी न रहा हो। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में साधारण अपवादों तथा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उल्लेख इसके अच्छे उदाहरण है। इनमें विभिन्न कृत्यों को अपराध नहीं माना गया है क्योंकि उनमें दुराश्य नहीं होता है। ठीक है, जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम मेयर हंस जॉर्ज ने बताया है कि जो विधि, संविधि, अधिनियमिति में दुराश्य को अपराध का एक आवश्यक तत्व मानने से इनकार नहीं कर दिया जाता, तब तक किसी अभियुक्त को किसी अपराध के लिए दोषी माना जा सकता है, चाहे उसका मन भी दोषी न रहा हो। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे साधारण अपवादों में, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकारों में इसका अच्छा उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये जो प्राइवेट डिफेंस करते हैं ना, जैसे प्राइवेट डिफेंस क्या होता है? जो कोई अपने को मारने के लिए आता है, अपन वापस दोबारा उसके ऊपर हमला करते हैं, अपने बचाव करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइवेट डिफेंस। तो इस कृत्य को है ना अपराध की श्रेणी में नहीं माना गया है, चाहे उसमें क्योंकि उसमें अपना दुराश्य नहीं है, अपन तो अपने खुद की सेफ्टी कर रहे हैं, अपने खुद की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका एक एग्जाम्पल माना गया है। इनमें विभिन्न कृत्यों का अपराध नहीं माना गया है क्योंकि इसमें दुराश्य नहीं होता है। ठीक है, दुराश्य की भावना नहीं होती है। ठीक है, भारत में छल, आपराधिक न्यास भंग आदि मामलों में कपटपूर्वक,
या बेईमानी पूर्वक आशय को होना आवश्यक माना गया है। केस नंबर रामनारायण पोपली बनाम CBI। ठीक है, वही दुराशय की भावना होनी चाहिए। अपराध को अपराध कहलाने के लिए उसमें दुराशय की भावना होनी चाहिए और शारीरिक कृत्य होना चाहिए, तब जाके वो अपराध बनता है। ठीक है, वही बोला गया है इसके अंदर कि भारत में छल, आपराधिक न्याय भंग आदि जो छल के मामले होते हैं, जो आपराधिक न्याय भंग के मामले होते हैं, उनमें कपटपूर्वकता, बेईमानी पूर्वक हास्य होना आवश्यक माना गया है। भाई मतलब ये चीज़ तो होनी चाहिए उसको अपराध होने के लिए, तभी वो सजा का भागीदार होगा। इसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारतीय न्याय संहिता एवं अन्य न्यायिक विधियों में अपराध का निर्धारण करने में दुराशय की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है जी, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हुआ। अब मिलते हैं अगले 4th क्वेश्चन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।